सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा है इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, लैंग्वेज गेम्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब क्या होता है? दोस्तों, स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब होता है कि किसी भी चीज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जैसे कि हम एक कंप्लीट सेंटेंस बोल रहे हैं हिंदी में, राम घर जाता है, तो ये एक सीक्वेंस है। अब अगर जाता, राम उल्टा अगर बोलेंगे इस तरीके से तो उसका कोई सीक्वेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी भी चीज का स्ट्रक्चर सही होना बहुत जरूरी है। और अप्रोच का मतलब होता है कि हम कुछ चीजें अज्यूम करके चलते हैं क्लास में जब टीचर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि टीचर मैथ के टीचर हैं, वो क्लास 6 में आए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो कोई भी चीज पढ़ाएंगे तो उनको एक चीज वो पहले से ही अज्यूम करके आएंगे कि बच्चा अगर क्लास 6 में है तो बच्चे को प्लस माइनस मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग इन सब का नॉलेज होगा, बच्चे को गिनती आती होगी, इन सब बच्चे को टेबल आती होगी। तो इन सब के बारे में टीचर अज्यूम करके चलता है कि ये सब बच्चे को पता होगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच में यही बताया गया है कि जो अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है, वो किस तरीके से सर्टेन वे में होता है, एक निश्चित तौर तरीके से होता है, उसका एक क्रम होता है। तो आज इसी के बारे में हम स्ट्रक्चरल अप्रोच में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग। आप सभी को पता है कि इंग्लिश में भी एक सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम इज गोइंग टू स्कूल में राम क्या है? सब्जेक्ट है, गोइंग क्या है? वर्ब है, टू स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक सर्टेन ऑर्डर होता है। यहाँ पर देखिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग, यानी कि जो ऑर्डर हो सेंटेंस का वो इस तरीके से क्रमबद्ध हो कि उसका एक सही से मीनिंग निकले। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग। आप सभी को पता है कि अगर डिफरेंट अरेंजमेंट रहेगा तो उनका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग भी डिफरेंट ही निकलेगा, मीनिंग भी अलग अलग देंगे। तो यहाँ पर इसको हम चेक करने के लिए देखते हैं इस तरीके से, ही इज वाइज, वो चालाक है। इज ही वाइज, क्या वो चालाक है? वाइज ही इज, और यहाँ पर फिर एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर लग गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी सेंटेंस होता है उन सभी का अलग अलग अर्थ निकलता है। उनको अगर हम डिफरेंट तरीके से अरेंज करेंगे, यहाँ पर ही पहले था, दूसरे पे ही बीच में आया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं उनमें अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों को इधर से उधर भेजने पर, उनको डिफरेंट अरेंज करने पर उनका मीनिंग भी क्या होता है? अलग अलग निकलता है। कहीं फुल स्टॉप है, कहीं क्वेश्चन मार्क है, कहीं एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर वर्ड्स पर ही बेस होते हैं जो सेंटेंस होते हैं वो। तो ये आप याद रखिएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच को? इसको हम न्यू अप्रोच भी कहते हैं, ओरल अप्रोच भी कहते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इसमें मस्ट होता है। अब देखिए, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वोकेबुलरी। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा, किसी भी विदेशी भाषा को सीखने के लिए उस पर मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है उस पर आपको मास्टरी होनी चाहिए कि कहाँ पर किसको रखना है। बल्कि ये जरूरी नहीं है कि आपको कितनी वोकेबुलरी आती है। जैसे जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी इंग्लिश बोल रहा है, स्पीच दे रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसको सभी ग्रामर की नॉलेज हो, कि सभी वोकेबुलरीज उसको आती हो, उसको सभी बहुत सारे वर्ड्स उसको आते हो उस विषय के। ऐसा कुछ नहीं है। उसको बस खाली सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने अच्छे से आता है। उसको मास्टरी है स्ट्रक्चर पर कि कहाँ पर सब्जेक्ट होता है, कहाँ पर वर्ब होता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। बस उसको इतनी नॉलेज है और इसी से वो अपनी इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल लेता है। तो ये बहुत जरूरी है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने हमको आ जाए, बस मेन चीज यही है। अब इसके बाद है
इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पीच नॉट ऑन राइटिंग। यानी कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है ये बेस होता है स्पीच पर, बोलने पर। जितना आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये अच्छे से आएगा, और यहाँ पर राइटिंग पर फोकस उतना नहीं होता है। फोकस ऑन सर्टेन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, जैसा कि मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर पर ही बेस होता है, और इसमें केवल और केवल किस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएं कि हम अपनी बात को आसानी से कह लें, बस यही चीज इसमें होती है। अब इसके बाद है दोस्तों मीनिंगफुल सिचुएशन। ये बहुत जरूरी है कि टीचर जब आपको इंग्लिश भाषा को सिखाते हैं स्कूल में, तो आपको वो मीनिंगफुल सिचुएशन के थ्रू आपको समझाएं। जैसे कि इस तरीके से समझाएं बच्चे को कि जब आप स्कूल गए तो आपकी मम्मी ने आपको सबसे पहले आपके ड्रेस चेंज किए। कोई छोटा बच्चा है तो स्कूल से गया, सबसे पहले उसकी मम्मी ने उसका ड्रेस चेंज किया, फिर उसको खाना खिलाया, फिर उसका होमवर्क पूरा करवाया। अब इसी चीज को उस बच्चे को इंग्लिश में सिखाना है टीचर को। तो टीचर क्या करेगा, टीचर सबसे पहले बच्चे को यही सिखाएगा जब आप स्कूल से जाते हो तो किस तरीके से वो हर चीज को इंग्लिश में बोलेगा बच्चे से। तो बच्चा बहुत ही आसानी से, जब उसको एक मीनिंगफुल सिचुएशन मिलेगी, यानी कि एक रियल सिचुएशन मिलेगी कि इस सिचुएशन में कैसे उसको इंग्लिश को बोलना है, तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा कि किस तरीके से रियल सिचुएशन में टॉक की जाती है, कैसे बात की जाती है। इन दिस अप्रोच द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मीनिंग situations that makes the teachers work interesting and the students are able to learn the structure very well। यानी कि यहाँ पर यही चीज कही गई है कि जब टीचर रियल सिचुएशन देता है, बच्चे के लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन को देता है, बच्चा उससे रिलेट कर रहा है, तो क्या होता है बच्चों के लिए वो समझना भी आसान होता है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चे आसानी से सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसके बाद है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ oral and student copy them by drill, repetition, substitution, question answers। यानी कि जो ये पूरा स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये किस पर बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है ओरली बेस्ड होता है, मतलब कि सब कुछ मुंह से बोलकर ही बच्चों को सीखना है, और टीचर के द्वारा कही गई बातों को बच्चे रिपीट करके उसको क्वेश्चन आंसर करके क्लास में किसी भी तरीके से बच्चे उसको सीखते हैं, और यहाँ पर लिखने का कोई जिक्र नहीं है, तो केवल और केवल ये बोलने पर ही बेस्ड है। इसके बाद है इंडिविजुअल स्टूडेंट एक्वायर 275 बेसिक स्ट्रक्चर आफ्टर स्कूलिंग एंड कंप्लीट 3000 वर्ड्स इन वोकैब। यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी बच्चा जो 275 वर्ड्स को बेसिक स्ट्रक्चर की तरह मतलब बोल लेता है, जिसको उतने वर्ड्स उसको याद होते हैं जब वो स्कूल में होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो स्कूल से बाहर जाता है, जब उसकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है, तो उसके पास 3000 वर्ड होते हैं उसकी वोकैबुलरी में। कैसे होते हैं? केवल और केवल बोल करके, केवल और केवल उस भाषा को स्पीक करके। उसके पास स्कूल में कितने थे पहले? केवल 275 थे, लेकिन जब वो स्कूल उसका खत्म होते होते उसके पास कितने वर्ड्स हो जाते हैं? 3000 वर्ड्स हो जाते हैं उसकी वोकैबुलरी में, केवल और केवल इंग्लिश भाषा को बोलने से और लोगों के द्वारा सुनने से। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए इंग्लिश भाषा को सीखने में आसानी से कितना मदद करता है। ये कि 3000 वर्ड्स उसको याद हो जाते हैं आसानी से केवल और केवल इस भाषा को बोलने से। अब इसके बाद है दोस्तों, यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और देखिए सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि कैसे हम सिलेक्शन करते हैं स्ट्रक्चर का कि वो क्या हो, यूजफुल हो, क्योंकि बच्चों को हमको पढ़ाना है, तो बच्चों के लिए जो चीज यूजफुल होगी हम उसी का उपयोग करेंगे। और स्ट्रक्चर क्या हो, सिंपल हो, ताकि बच्चे आसानी से समझ ले कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। फिर यहाँ पर देखिए टीचेबल स्ट्रक्चर, आसानी से उसको टीच किया जा सके बच्चों के सामने। और प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो हम बच्चों को सिखाएं उसका एक मतलब निकले, उसका एक प्रोडक्टिव थिंग निकले कि हाँ बच्चे उससे सीख रहे हैं, और बच्चे फिर खुद ही समझ करके और उस इंग्लिश भाषा को अच्छे से आपस में ही बोल ले रहे हैं। अब इसके बाद है टीचिंग स्ट्रक्चर सिचुएशन, गेस्चर एंड एक्शन। गेस्चर और एक्शन का मतलब है कि टीचर किसी भी सिचुएशन को लेकर के जब वो बच्चों को समझाएंगे तो उनके चेहरे पर भाव भंगिमा होनी चाहिए। भाव भंगिमा का मतलब होता है कि अगर
कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो उनके चेहरे पर वो भाव होना चाहिए, कोई उदासी है, खुशी है, किसी भी प्रकार का जो भाव है वो चेहरे पर दिखना चाहिए। अगर खुश है तो मुस्कुराते हुए चेहरा दिखना चाहिए। मतलब इस तरीके से कि बच्चे सिचुएशन से रिलेट कर पाएँ अपने आप को। तो टीचर को एक्शन करके भी कोशिश करनी चाहिए क्लास में पढ़ाने की, यही बात यहाँ पर कही गई है। ब्लैक बोर्ड यूज़, ब्लैक बोर्ड का अधिक से अधिक यूज़ करें। मान लीजिए कोई चीज़ बच्चे को नहीं समझ में आ रही है बच्चों को, तो उसका फिगर बना सकते हैं। इस तरीके से कि बच्चे पूरा इंटरेस्ट ले, कहीं कोई मैप बना सकते हैं। मतलब इस तरीके से कि बच्चे उससे पूरा रिलेट कर सकें जो चीज़ टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर। पिक्चर चार्ट मॉडल, यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि पिक्चर चार्ट के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए, उनको मॉरल दिया जाए, नैतिक मूल्य भी उनको बताए जाएं। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे टेक्निक का यूज किया जा सकता है कि बच्चे अधिक से अधिक सीखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पिक्चर चार्ट मॉडल, दोस्तों यहाँ पर मॉडल होगा, मॉडल लिख उठा है। तो पिक्चर चार्ट और मॉडल का आप लोग को मतलब पता ही है कि पिक्चर और चार्ट क्लास में होने बहुत जरूरी है, जिससे आसानी से किसी भी सिचुएशन को क्रिएट कर सके टीचर। और मॉडल का मतलब है कोई भी मॉडल बच्चे बना करके लाएं स्कूल में, या टीचर उनकी मदद करें उसको बनाने में, जिससे क्लास में उस सिचुएशन को क्रिएट किया जा सके और बच्चे अच्छे से उस टॉपिक को समझ सके। तो यहाँ पर आप मॉडल कर लीजिएगा। इसके बाद MODAL, इसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे हमको जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसको किस तरीके से हमको पढ़ना है और कैसे समझना है। तो ये भी जरूरी है कि स्ट्रक्चर के टाइप क्या क्या है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो क्या ख्याल रखते हैं, जैसे कि मीनू इज गोइंग टू स्कूल, तो सब्जेक्ट क्या है मीनू, वर्ब क्या है गोइंग, और स्कूल क्या है टू स्कूल, ये हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। इसके बाद फॉर्मूला स्ट्रक्चर, फॉर्मूला स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे वर्ड जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, थैंक यू। यहाँ पर देखिए गुड नाइट, गुड नाइट में गुड और नाइट का अलग अलग मतलब नहीं निकलता, लेकिन जब एक साथ बोलते हैं गुड नाइट तो इसमें होता है शुभ रात्रि। इसी तरीके से शुभ प्रभात होता है गुड मॉर्निंग, थैंक यू एक साथ मिलके थैंक यू बनता है। तो इसका अलग अलग कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन एक साथ मीनिंग निकलता है। फिर है फ्रेज स्ट्रक्चर, इनटू अ वेल, ऑन द रूफ, इनटू अ वेल, अलग अलग इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जो फ्रेज होते हैं वो जब एक साथ मिलते हैं तो इनका एक निश्चित अर्थ निकलता है। इसके बाद है इडियोमेटिक स्ट्रक्चर, जैसे कि बार्किंग डॉग्स, इडियम फ्रेज आप सभी को पता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके से और भी बहुत सारे मुहावरे होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज कहा गया है कि मुहावरे भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरा स्ट्रक्चरल अप्रोच देख लिया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चरल अप्रोच पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अधिक से अधिक हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं DLED सेकेंड सेमेस्टर के, DLED फोर्थ सेमेस्टर के, सभी इन वीडियोस को देखें, क्योंकि चाहे वो जितने भी टीचिंग ऑफ मेथड्स हो, चाहे स्ट्रक्चरल अप्रोच हो, लैंग्वेज गेम्स हो, ये सभी दोनों ही सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लगातार आप लोग ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, और जहां कहीं भी आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस को लेकर के आते रहेंगे। और जहां कहीं भी आपको समस्या है आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और लगातार आप लोग की समस्याओं को भी सॉल्व करते रहें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे लगातार आप लोग के लिए इंग्लिश की क्लासेस ऐसे ही हम लेकर के आते रहेंगे और आप लोग के इंग्लिश के सभी डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस से लगातार ऐसे ही लाभ प्राप्त करते रहें। दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और दोस्तों आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगी। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की समस्या तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आपके सभी कमेंट्स का आंसर भी मिलेगा, और आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही वीडियोस हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए,
जिससे लगातार आप लोग को सभी सब्जेक्ट के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।